वेलकम बैक स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्टिव माइंड में आपका स्वागत है। टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज माइग्रेशन फ्रॉम क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 पार्ट बी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। हमने माइग्रेशन के बारे में फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी पार्ट ए क्लास 12 ज्योग्राफी में डिटेल में पढ़ रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे हम माइग्रेशन को इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखेंगे। पार्ट ए में हमने बताया था कि पॉपुलेशन चेंज के 3 कंपोनेंट होते हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन, अर्थात नेचुरल एंड इंड्यूस्ड। उसी में अगर माइग्रेशन की बात करें तो माइग्रेशन पॉपुलेशन को इमिग्रेशन के माध्यम से और इमाइग्रेशन के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से क्या करता है, प्रभावित करता है, या फिर कुछ यूँ कहें माइग्रेशन के माध्यम से पॉपुलेशन का एक बहुत ही इफेक्टिव रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। आप लोग हिस्ट्री के भी स्टूडेंट्स हैं क्लास 12 में, तो आप लोग हिस्ट्री में पढ़िए वेस्ट एशिया से सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और भी अलग अलग वर्ल्ड के कोनों से इंडिया में पास्ट में माइग्रेशन होता रहा है और प्रेजेंट में भी माइग्रेशन हो रहे हैं। उसके पीछे उद्देश्य, उसके पीछे रीजन, उसके पीछे कॉजेज अलग अलग हैं जो हम लोग इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे। सिमिलरली लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जो मैंने बताया कि बहुत सारे लोग सिर्फ बाहर से इंडिया में नहीं आए हैं, बहुत सारे लोग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, रोजगार के लिए, है ना, अदर कारणों से भी, है ना, इंडिया से बाहर एज एन इमाइग्रेंट्स जाते रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है एक टर्म, देखिए यहाँ पे आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसे प्लीज़ ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। एक टर्म यहाँ पे दिख रहा है डायोस्पोरा। क्या दिख रहा है? डायोस्पोरा, है ना, और इंडियन डायस्पोरा। डायस्पोरा का सीधा सा मतलब क्या, समझिए ध्यान से, द मूवमेंट ऑफ पीपल अवे फ्रॉम देयर ओन कंट्री। लोगों का अपने कंट्री से किसी दूसरी जगह मूव करना ही क्या कहलाता है? डायस्पोरा कहलाता है, या इंडियन डायस्पोरा। तो इंडियन डायस्पोरा का मतलब क्या है कि इंडियंस का किसी दूसरे कंट्री में अलग अलग उद्देश्यों के लिए क्या करना, मूव करना। यहाँ पे हम इस बॉक्स आइटम के माध्यम से हम यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा के 3 वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछली बार के प्री बोर्ड में ये क्वेश्चन भी आया था कि इंडियन डायस्पोरा के कितने वेव्स दिखते हैं। आंसर क्या है? 3 वेव्स। यहाँ पे 3 वेव्स की शुरुआत सबसे पहले ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड से होती है, और ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के समय में, है ना, यूपी और बिहार से बहुत बड़े मात्रा में लेबर्स का या मजदूरों का, बोल सकते हैं, कहाँ पे, मॉरिशस, कैरिबियन आइलैंड्स, त्रिनिदाद टोबैगो, गायना, फिजी, साउथ अफ्रीका में क्या हुआ, एक मूवमेंट हो रहा है या फिर उनको माइग्रेट किया जा रहा है। लेकिन उनका माइग्रेशन एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट एक्ट के तहत किया गया, तो उसे ही इंडियन इमिग्रेशन एक्ट बोलते हैं। आप लोगों ने प्लांटेशन एग्रीकल्चर का नाम सुना होगा, हम लोग क्लास 12 में करेंगे आगे डिटेल में। तो इन सभी कंट्रीज़ में, चाहे हम लोग कैरिबियन आइलैंड की बात करें, हम लोग ईस्ट इंडीज़ की बात करें, वेस्ट इंडीज़ की बात करें, और भी अलग अलग कंट्रीज़ की बात करें, है ना, आप देखिए जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ हैं ये ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल रीजन के कंट्रीज़ हैं, और वहाँ पे प्लांटेशन एग्रीकल्चर हुआ करता था। और प्लांटेशन एग्रीकल्चर बहुत ही लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव एग्रीकल्चर का टाइप है, तो वहाँ पे बहुत बड़े मात्रा में एग्रीकल्चरल लेबरर की ज़रूरत थी। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि एक एग्रीमेंट के तहत यूपी और बिहार के बहुत बड़े मजदूरों को एक एग्रीमेंट के तहत वहाँ पे ले गए। तो यहाँ पे देखिए एक टर्म आपको दिख रहा होगा, इसके पीछे एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे आपको एक टर्म दिख रहा है, गिरमिट एक्ट। क्या दिख रहा है? गिरमिट एक्ट। गिरमिट एक्ट क्यों इसका नाम पड़ा, इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, समझिए ध्यान से। आमतौर पे एक टर्म हमने क्या बताया, एग्रीमेंट बोला, लेकिन बिहार और यूपी में जो भोजपुरी बेल्ट है ना, भोजपुर के आसपास का, आरा बक्सर के आसपास का जो एरिया है, यूपी का जो ईस्टर्न वाला एरिया है, तो भोजपुरी एसेंट में क्या बोलते हैं, जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट को हम लोग कई बार क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट। अरे एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट हो गया। तो उसी एग्रीमेंट को ही थोड़ा सा तोड़ के क्या बन गया, गिरमिट बन गया। क्या बन गया? अरे जब हम लोग बोलते हैं ना सर एग्रीमेंट हुआ है, तो वहाँ पे भोजपुरी एसेंट में क्या बोलते हैं, सर एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट हो गया। तो उसी एग्रीमेंट से ही क्या बन गया, गिरमिट बन गया। तो इसीलिए उसको गिरमिटिया एक्ट भी बोलते हैं। तो इंडियन इमिग्रेशन एक्ट को हम लोग कई बार गिरमिटिया एक्ट भी बोलते हैं। ये ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में दिखता है, और इसमें बिहार और यूपी के बहुत बड़े मात्रा में मजदूरों को उन डिफरेंट कंट्रीज में माइग्रेट करके एक डिफरेंट निश्चित इमिग्रेशन एक्ट के तहत एक एग्रीमेंट किया गया था। बेशक वहाँ पे उनके रहने की, खाने की कंडीशंस बेहतर नहीं थे, लेकिन वहाँ पे उनको क्यों माइग्रेट करके ले जाया गया, क्योंकि वहाँ पे उन्हें प्लांटेशन एग्रीकल्चर में एज एन एग्रीकल्चरल लेबरर
काम करना था। आप इनमें से कुछ कंट्री में जाइए, वहाँ पे बहुत बड़े मात्रा में आपको इंडियन पीपल्स या पीआईओज दिखते हैं, पीपल्स ऑफ इंडियन ओरिजिन दिखते हैं। क्यों? ताकि उनके पूर्वज जो अंग्रेजों के काल में गए थे, वहाँ पे बहुत दिनों तक काम करने के कारण वो दोबारा इंडिया वापस नहीं आए, वो वहीं पे फॉर एवर के लिए बस गए, है ना। इंडियन डायस्पोरा का जो सेकंड वेव है, सेकंड वेव हाल फिलहाल के दिनों में दिखता है, और यहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने के लिए थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, इन सभी कंट्रीज़ में, है ना, इंडियन पीपल्स का एक मूवमेंट दिखता है। और यहीं पे जो आउटफ्लो था वो सेमी स्किल्ड लेबर का और स्किल्ड लेबर का बहुत बड़े मात्रा में दिखता है। 70s की डिकेड में वेस्ट एशिया में बहुत बड़े पैमाने पे ऑयल बूम के कारण, ऑयल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने के कारण भी आप देखिए साउथ से अच्छे खासे लोग, है ना, आप बोल सकते हैं इराक, ईरान, जो सऊदी अरबिया, जो क्या बोल सकते हैं, मध्य पूर्व के जो कंट्रीज हैं, वहाँ पे आपको लोगों का आउटफ्लो देखा जा सकता है। यहाँ पे थर्ड वेव देखें, द थर्ड वेव ऑफ माइग्रेशन वाज कंप्राइज प्रोफेशनल लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, है ना, ये 80s की डिकेड में दिखता है। एंड अदर माइग्रेटेड टू कंट्रीज लाइक यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, इन सब कंट्रीज में दिखता है। लेकिन 90s की डिकेड में एक बहुत फेमस, आप लोग इकोनॉमिक्स में ही पढ़े होंगे, एलपीजी, अर्थात लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के कारण भी बहुत बड़े पैमाने पे एक नॉलेज बेस्ड प्रोसेस से जुड़कर, है ना, यहाँ पे आउट माइग्रेशन या अदर कंट्रीज में माइग्रेशन दिखता है, या इंडियन डायस्पोरा दिखता है। और आप यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं कि इंडियन डायस्पोरा बहुत बड़े या बहुत सारे कंट्रीज के इकोनॉमी में, उसके डेमोग्राफी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस बॉक्स के माध्यम से हमने यहाँ पे क्या बताया कि इंडियन डायस्पोरा क्या है, इंडियन डायस्पोरा के कितने वेव्स हुए हैं, 3 वेव्स हुए हैं। इन तीनों वेव्स को आप ध्यान से देखेंगे। चलिए, माइग्रेशन की अगली कड़ी में हम देखते हैं कि माइग्रेशन, जैसा कि हमने बताया था कि पीपल को ऑफिशियली काउंट करने का जो प्रोसेस है, जो सर्वे है, हम उसे क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं, या उसे क्या कहते हैं, उसे सेंसस कहते हैं। और सेंसस की शुरुआत 1881 में हो रही है। तो शुरुआत से ही अगर आप देखेंगे तो सेंसस के आंकड़ों में हमने माइग्रेशन के आंकड़ों को भी इन्वॉल्व करना शुरू किया गया था। लेकिन बाद के सेंसस में इसमें बहुत सारे और डिटेल्स को जो माइग्रेशन से जुड़े हुए थे, उनको धीरे धीरे करके ऐड करना शुरू किया गया। क्या किया गया, देखिए The first major modification was introduced in 1961 census by bringing in 2 additional components। 61 में हमने सेंसस में माइग्रेशन से जुड़े हुए 2 मेजर कंपोनेंट्स को क्या किया, ऐड किया। क्या था? एक इसमें जुड़ा कि प्लेस ऑफ बर्थ, अर्थात जो माइग्रेंट है उनका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, विलेज है, टाउन है ना, और ड्यूरेशन ऑफ रेजिडेंस, अर्थात जो माइग्रेटिंग पीपल है उनका जन्म कहाँ पे हुआ है और यहाँ पे कितने दिनों से वो रह रहे हैं, अगर इनका जन्म कहीं और। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि मेरा जन्म वर्धमान में हुआ है, लेकिन अभी मैं जलपाईगुड़ी में हूँ, तो मेरा जन्म कहाँ पे हुआ, वर्धमान में, लेकिन मैं जलपाईगुड़ी में कितने दिन से हूँ, है ना, ये चीज़। फर्दर इन 1971 एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस एंड ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट द प्लेस ऑफ एन्यूमरेशन वर इनकॉर्पोरेट। बाद में क्या कहा गया कि जैसे मेरा जन्म वर्धमान में हुआ, प्लेस ऑफ बर्थ हो गया, अभी मैं जलपाईगुड़ी में हूँ पिछले 3 साल से, लेकिन जलपाईगुड़ी से पहले मेरा लास्ट रेजिडेंस कहाँ पे था, दिल्ली में था 14 साल तक। तो इस इंफॉर्मेशन को या इस तथ्य को कब ऐड किया गया, 71 में ऐड किया गया। इंफॉर्मेशन ऑन रीजन्स फॉर माइग्रेशन वर इनकॉर्पोरेटेड इन 1981, अर्थात फिर बाद में क्या जाना जाने लगा कि अगर माइग्रेशन, अगर मैं दिल्ली से जलपाईगुड़ी माइग्रेट कर आया, या फिर मैं वर्धमान से मैं दिल्ली गया या पटना गया, पहले फिर दिल्ली गया, तो क्यों गया, माइग्रेशन का उद्देश्य क्या था, क्यों हमें एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना पड़ा। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। ये कई बार सवाल भी पूछ लिया जाता है कि 71 में, 61 में, 81 में सेंसस में हमने माइग्रेशन से जुड़े हुए किन डिटेल्स को हमने क्या किया था, ऐड किया था। अब देखिए सेंसस, अब ये 2021 में 1 साल के बाद सेंसस होना है ना, एक ऑफिशियल जो पॉपुलेशन को काउंट करने का जो एक प्रोसेस है या सर्वे आप कह सकते हो, वो हमने किया था पहले भी, है ना। तो सेंसस में आमतौर पे किस किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, ये 2 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से पढ़िए, और जब सेंसस होगा इसे आप समझने की भी कोशिश करिएगा जो लोग आपके पास आएंगे। इज द पर्सन बॉर्न इन दिस विलेज और टाउन,
अगर हम सेंसस में अगर हम किसी से पूछने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहला सवाल क्या होता है कि क्या आपका जन्म इस गांव या शहर में हुआ है, या आपका जन्म अगर इस गांव या शहर में नहीं हुआ है तो आपका जन्म कहाँ पे हुआ है, वो शहर है, गांव है ना, किस राज्य में है, किस जिले में है, या फिर अगर आप कई बार किसी दूसरे कंट्री से आए हुए होते हैं तो आपसे उस कंट्री का डिटेल भी मांगा जाता है। सेकंड जो पॉइंट यहाँ पे क्या है कि हैज़ द पर्सन कम टू दिस विलेज और टाउन फ्रॉम एल्सवेयर। दूसरा है कि क्या अभी आप जलपाईगुड़ी में रह रहे हैं तो क्या जलपाईगुड़ी में कि आप निवासी हैं या जलपाईगुड़ी में आप कहीं से आए हैं, है ना। देन फर्दर क्वेश्चंस आर आस्क अबाउट द स्टेटस कि आप जहाँ से आए हैं वो शहर है या गांव है, वो किस राज्य का भाग है, वो किस सब डिवीज़न का पार्ट है, आपका जिला क्या है, और अगर आप किसी दूसरे कंट्री से आए हैं तो दूसरे कंट्री का भी डिटेल आपसे वहाँ पे मांगा जा सकता है। अब जो ये पॉइंट है इस पॉइंट को आप ध्यान से देखिए, ये पॉइंट थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन ध्यान से समझने की कोशिश करिए, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा। In addition, reasons for migration from place of last residence and duration of residence in place of enumeration are also asked. यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि अगर मान लीजिए मुझसे अगर पूछ लिया जाए, अगर यहाँ पे 2021 में अगर यहाँ पे सेंसस के लिए लोग आते हैं तो मुझसे पूछेंगे कि आप कहाँ से आए हैं, ठीक है, तो मैं बोलूँगा दिल्ली से हैं, लेकिन फिर हमसे पूछेंगे कि आप रहने वाले कहाँ के हैं, तो रहने वाले कहाँ के हैं, मैं वेस्ट बंगाल बर्धमान का हूँ, तो बर्धमान से फिर मैं दिल्ली क्यों गया, फिर मैं दिल्ली से दोबारा यहाँ पे क्यों आया, तो उसके पीछे जो कारण है, जो कॉजेज हैं, हमें वो भी बताने होंगे। और सेंसस में यहाँ पे एनुमरेशन का मतलब क्या होता है, लिस्टिंग करना या लिस्ट आउट करना, चीज़ों की सूची बनाना। तो एनुमरेशन यहाँ पे दो तरीके से होता है, ध्यान दीजिएगा। एक एनुमरेशन होता है प्लेस ऑफ बर्थ, अर्थात जहाँ पे किसका जन्म हुआ है। प्लेस ऑफ बर्थ, इफ द प्लेस ऑफ बर्थ इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ एनुमरेशन नोन एज लाइफ टाइम माइग्रेंट। अब देखिए प्लेस ऑफ बर्थ, सब मेरे एग्जाम्पल से समझिए, मेरा एग्जाम्पल यहाँ पे फिट हो रहा है। मेरा जन्म हुआ बर्धमान में, बर्धमान में जन्म होने के बाद स्कूल एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद मैं पटना गया, पटना से मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर मैं दिल्ली गया, दिल्ली से मैंने मास्टर्स किया, बीएड किया, वहाँ पे 10 साल पढ़ाया बच्चों को, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करी, और फिर मैं वहाँ से कहाँ आ गया, जलपाईगुड़ी आ गया केवी में काम करने के लिए। अब यहाँ पे क्या, तो मेरा जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो बर्धमान है, फिर बर्धमान से मैं पटना जा रहा हूँ, पटना से मैं दिल्ली जा रहा हूँ, फिर मैं दिल्ली से जलपाईगुड़ी आ रहा हूँ, अर्थात 3 जगह पे मेरा माइग्रेशन मेरे प्लेस ऑफ बर्थ से बियॉन्ड हो रहा है वहाँ पे। इसलिए मुझे क्या कहा जाएगा, लाइफ टाइम माइग्रेंट। लाइफ टाइम माइग्रेंट माने क्यों, क्योंकि मैं अपने घर से अलग अलग जगह अलग अलग पर्पसेस के लिए क्या कर रहा हूँ, माइग्रेट कर रहा हूँ या मूव कर रहा हूँ। अब दूसरी कैटेगरी यहाँ पे क्या है, प्लेस ऑफ रेजिडेंस। If the place of last residence is different from the place of enumeration known as migrant by place of last residence। अब देखिए, अब एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि मान लीजिए जलपाईगुड़ी में आप में से किसी का घर है, ठीक है, अब आप जलपाईगुड़ी से कैलकाटा आप चले जाते हैं, तो फिर जब कैलकाटा में एनुमरेशन होगा सेंसस में, तो फिर वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो आप बोलिएगा जलपाईगुड़ी, ठीक है। आप यहाँ पे क्यों आए हैं, एजुकेशन के पर्पज़ से आए हैं, जॉब के पर्पज़ से आए हैं। तो आपकी जो कैटेगरी होगी, जिनका अपना घर यहाँ पे, आपकी जो कैटेगरी होगी वो कैटेगरी कहाँ पे आएगी, प्लेस ऑफ रेजिडेंस के लिए। मेरी कैटेगरी क्या थी कि मेरी कैटेगरी थी कि मैं अपने प्लेस ऑफ रेजिडेंस से अलग अलग जगह माइग्रेट करके जा रहा हूं, अर्थात मेरा प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, कभी पटना, कभी दिल्ली, कभी जलपाईगुड़ी, फिर जलपाईगुड़ी से ट्रांसफर हो जाएगा कहीं और, मेरा हो जाएगा रेजिडेंस, लास्ट रेजिडेंस, फिर जलपाईगुड़ी आ जाएगा मेरा। लेकिन आपके लिए क्या है कि आपका जो प्लेस ऑफ रेजिडेंस है वो अभी जलपाईगुड़ी है, और अगर आप कैलकाटा या किसी दूसरे जगह पे चले जाते हैं तो वहां पे क्या होगा, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, कि इफ द प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ एनुमरेशन। प्लेस ऑफ एनुमरेशन, कैलकाटा में अगर आपका सेंसस होता है या आपका काउंट किया जाता है सेंसस के प्रोसेस के थ्रू, और आपका घर अगर जलपाईगुड़ी, और आप जलपाईगुड़ी से फर्स्ट टाइम कैलकाटा जाके फॉरएवर के लिए आप बस गए हैं, तो वो क्या होगा, प्लेस ऑफ रेजिडेंस का एग्जांपल। अब देखिए नीचे की डेटा दिया हुआ है कि एज पर 2001 सेंसस, है ना, ऑलमोस्ट 30% जो है वो माइग्रेंट्स बाय प्लेस ऑफ बर्थ हैं। माइग्रेंट बाय प्लेस ऑफ बर्थ ऑलमोस्ट 30% है, और 31% जो है वो केस ऑफ लास्ट रेजिडेंस है। यहाँ पे क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले कंसेप्ट में या अगले पेज में आप देख सकते हैं, स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन के बारे में दिया गया। हमने पार्ट ए में जो माइग्रेशन के चैप्टर को कवर किया था, हमने उसमें माइग्रेशन के टाइप्स को भी बताया था, स्ट्रीम को भी बताया था। यहाँ पे जो एक टाइप जुड़ रहा है वो है
अगर वो विद इन द कंट्री है तो वो होगा इंटरनल माइग्रेशन, और वो बियॉन्ड द कंट्री है या आउट ऑफ द कंट्री है तो उसे क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल माइग्रेशन। नीचे देख सकते हैं 4 स्ट्रीम जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो कौन कौन से हैं, रूरल टू रूरल, देन रूरल टू अर्बन, देन अर्बन टू अर्बन, एंड फाइनली अर्बन टू रूरल। एज पर 2001 सेंसस है ना, 98 मिलियन चेंज देयर प्लेस ऑफ रेजिडेंस इन द लास्ट 10 ईयर्स। इसका मतलब क्या कि 10 साल में 98 मिलियन लोगों ने अपने रेजिडेंस को चेंज किया। तो उन्होंने चेंज किया, तो आपको लगता है कि एक जगह का पॉपुलेशन, माइग्रेशन में एक सोर्स होता है, डेस्टिनेशन होता है, तो सोर्स स्टेशन के पॉपुलेशन में भी और डेस्टिनेशन स्टेशन के पॉपुलेशन में भी क्या माइग्रेशन उस जगह के पॉपुलेशन को रीडिस्ट्रीब्यूट करेगी, चेंज करेगी, कहीं पे पॉपुलेशन घटेगा, कहीं पे पॉपुलेशन बढ़ेगा, अर्थात इस माइग्रेशन से भी पॉपुलेशन ग्रोथ का फीचर देखा जा सकता है, जो हमने पार्ट ए में कवर किया था। द स्ट्रीम वाज डोमिनेटेड बाय फीमेल माइग्रेंट्स। अगर आप इन चारों माइग्रेशन स्ट्रीम्स को देखें या पैटर्न्स को देखें, रूरल टू रूरल, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू अर्बन एंड अर्बन टू रूरल, इसमें जो डोमिनेटिंग जो होता है वो रूरल टू रूरल फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, ध्यान दीजिएगा। और रूरल टू जो अर्बन होता है वो मेल डोमिनेटिंग होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि माइग्रेशन के 4 पैटर्न में से कौन सा माइग्रेशन फीमेल डोमिनेटिंग है, आंसर क्या होगा, रूरल टू रूरल, जो स्पेशली मैरिज पर्पज से ज़्यादा गाइड होता है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि मेल डोमिनेटिंग माइग्रेशन स्ट्रीम या माइग्रेशन पैटर्न कौन सा है, रूरल टू अर्बन, जिसके पीछे मेन उद्देश्य क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को क्या करना, अवेल करना। अभी हम लोग करेंगे इस चीज को भी थोड़ी देर में। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल माइग्रेंट्स इन डिफरेंट स्ट्रीम्स, इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट। यहाँ पे 2 टर्म है, इंट्रा और इंटर। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है कि एक ही स्टेट में एक जगह से दूसरी जगह जाना। अगर आप वेस्ट बंगाल में जलपाईगुड़ी से आसनसोल जाते हैं या जलपाईगुड़ी से अगर आप कुछ बिहार जा रहे हो तो ये इंट्रा स्टेट है। लेकिन इंटर स्टेट क्या है कि अगर आप जलपाईगुड़ी से असम जाते हैं या फिर अगर जलपाईगुड़ी से आप गुवाहाटी जा रहे हैं, अगर आप वेस्ट बंगाल से दिल्ली जा रहे हैं, तो वो क्या है, इंटर स्टेट माइग्रेशन। इस इंट्रा स्टेट, विद इन स्टेट और इस इंटर स्टेट, बियॉन्ड स्टेट माइग्रेशन में भी मेल और फीमेल के या मेल और फीमेल में भी बहुत बड़े पैमाने पे वेरिएशन देखने के लिए मिलता है। देखिए क्या दिखा है कि फीमेल्स predominate the streams of short distance rural to rural migration। फीमेल माइग्रेशन शॉर्ट ड्यूरेशन जो रूरल से रूरल होता है वहां पे मेल पे डोमिनेटिंग है, और मेल माइग्रेशन जो रूरल से अर्बन लॉन्ग ड्यूरेशन होता है वो मेल डोमिनेटिंग फीमेल पे। अर्थात रूरल से अर्बन में मेल ज़्यादा हैं क्योंकि वो लॉन्ग पर्सपेक्टिव का इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने के लिए होता है। लेकिन अगर देखें रूरल टू रूरल में जो फीमेल डोमिनेटिंग होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन नहीं, उसे शॉर्ट कोर्स का बोलिए या छोटी दूरी का बोलिए, मैरिज फॉरएवर के लिए होता है लेकिन वो दूरी छोटी होती है, डिस्टेंस छोटी होती है, वहां पे फीमेल डोमिनेटिंग है। चलिए आगे देखें। अपार्ट फ्रॉम दीज स्ट्रीम्स ऑफ इंटरनल माइग्रेशन, इंडिया ऑल्सो एक्सपीरियंसेस इमिग्रेशन फ्रॉम एंड इमिग्रेशन टू द नेबरिंग कंट्रीज। अब देखिए हमने क्या बताया थोड़ी देर पहले कि इंडिया में सिर्फ बाहर से ही लोग नहीं आए, लाइक साउथ वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, बल्कि अलग अलग कंट्रीज में भी इंडिया से लोग गए हैं। लेकिन इस इंटरनेशनल माइग्रेशन के फिगर को समझने के पहले इस 2 जो ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पे, इस ग्राफ को पहले समझिए। फिगर 2.1 में इंट्रास्टेट माइग्रेशन के बारे में दिख रहा है, देखिए ध्यान से, मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, और 2.1 में आपको इंटर स्टेट माइग्रेशन के बारे में दिख रहा है। अब देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, यहाँ पे एक्स एक्सिस में माइग्रेशन की स्ट्रीम के बारे में बताया गया और वाई में माइग्रेशन को फिगर को बताया गया कि कितने मिलियंस में। डार्क कलर से फीमेल और थोड़ा सा लाइट कलर से मेल को दिखा है। अब रूरल से अर्बन, रूरल से रूरल में देखिए तो यहाँ पे फीमेल आपको ज़्यादा दिखेंगी यहाँ पे, अर्थात ये फीमेल डोमिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पे मेल के नंबर में और फीमेल के नंबर में। अगर अब रूरल टू अर्बन देखें तो रूरल टू अर्बन में जैसा कि मैंने पहले बताया कि इंट्रा स्टेट में अगर देखें तो यहाँ पे फीमेल डोमिनेटिंग है, इंटर स्टेट में मेल डोमिनेटिंग है, लेकिन इंट्रा स्टेट में फिर यहाँ पे फीमेल डोमिनेटिंग देख सकते हैं। अर्बन टू रूरल में देखें तो यहाँ पे भी फीमेल का आंकड़ा आपको ज़्यादा दिख रहा है, इसमें देख सकते हैं।
और अगर आप अर्बन टू अर्बन देखें, इसमें मेल और फीमेल का लगभग सेम दिखेगा, लेकिन इसमें भी फीमेल ज़्यादा है। आप इन दोनों को देखिए, यहाँ पे आपको डिफरेंस बहुत ही कम और यहाँ पे भी आपको डिफरेंस बहुत ही कम दिखेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा डिफरेंस, अगर ये सवाल भी पूछ ले एमसीक्यू में कि किस माइग्रेशन पैटर्न में या किस माइग्रेशन स्ट्रीम में इंट्रा स्टेट लेवल पे मेल और फीमेल में बहुत बड़े पैमाने पे वेरिएशन दिखाया था, आंसर क्या होगा? रूरल टू रूरल माइग्रेशन। कहाँ पे? इंट्रा स्टेट माइग्रेशन में। अब अगर इंटर स्टेट माइग्रेशन को देखें, फिर देखें यहाँ पे एक्स एक्सिस में माइग्रेशन के स्ट्रीम के बारे में है और वाई में माइग्रेशन में नंबर ऑफ पीपल इन मिलियंस बताया गया है। फिर यहाँ पे देखिए ग्राफ के माध्यम से या यहाँ पे इसके माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से क्या दिख रहा है? यहाँ पे डार्क के माध्यम से फीमेल है और लाइट के मेल दिखाया गया। अब रूरल टू रूरल को देखिए, कहाँ पे? इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं? यहाँ पे आप फीमेल डोमिनेटिंग देख सकते हैं, आप फीमेल डोमिनेटिंग है यहाँ पे। लेकिन रूरल टू अर्बन में आप देखो, रूरल टू अर्बन में देखिए यहाँ पे मेल डोमिनेटिंग है, दिख गया? मेल डोमिनेटिंग, अर्थात गांव से गांव में फीमेल डोमिनेटिंग दिखता है, इंटरस्टेट में भी और इंटरस्टेट में भी। लेकिन अगर गांव से शहर की बात करें, विद इन स्टेट देखें या बियॉन्ड स्टेट देखें, इंटर स्टेट देखें या इंट्रा स्टेट देखें, दोनों में मेल डोमिनेटिंग ज़्यादा दिखता है। अर्बन टू रूरल देखिए और ये देखिए अर्बन टू रूरल देखिए और अर्बन टू अर्बन देखिए, इन दोनों में लगभग सेम है इंटर स्टेट माइग्रेशन। तो कई बार एग्जाम में इस डायग्राम को भी दे देगा, है ना, इस ग्राफ को भी दे देगा और आपसे कंपेयर करके सवाल पूछेगा कि आप इसको देखकर बताइए कि कहाँ पे रूरल टू रूरल माइग्रेशन में फीमेल ज़्यादा है, कहाँ पे रूरल टू अर्बन में मेल ज़्यादा है। और फिर आपसे एक नंबर का ये होगा, दूसरा नंबर का पूछा जाएगा कि ओवरऑल मेल ज़्यादा है या फीमेल ज़्यादा है। और तीसरे नंबर पे 3 नंबर फॉर्मेट में ये सवाल पूछ लेगा 3.1A, 3.1B, 3.1C करके, कि अगर ये माइग्रेशन हो रहा है तो इसके पीछे कारण क्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने इंटरनल माइग्रेशन को किया, अब इंटरनेशनल माइग्रेशन को हम देखते हैं। इंटरनेशनल माइग्रेशन एज पर सेंसस 2001 अगर आप देखें तो 5 मिलियन पर्सन हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम अदर कंट्रीज। और इसमें जो सबसे ज़्यादा जो डोमिनेटिंग है ना, 96% जो माइग्रेशन है वो बांग्लादेश से है ना। लगभग आप देख सकते हैं जो पाकिस्तान से है वो लगभग आप देख सकते हैं कितने, 96% में भी बांग्लादेश इतने हैं, पाकिस्तान 0.9 मिलियन, नेपाल 0.5 मिलियन, है ना, और फिर आगे श्रीलंका है। लेकिन इसमें अलग अलग कंट्रीज में तिब्बत, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, म्यांमार। और एज फॉर इमाइग्रेशन फ्रॉम इंडिया is concerned, it is estimated that there are around 20 million people of Indian diaspora spread across 110 countries। इसके माध्यम से क्या बताने की कोशिश की जा रही, समझिए ध्यान से। इंटरनल माइग्रेशन में हमने 4 स्ट्रीम्स को इंट्रा स्टेट लेवल पे, इंटर स्टेट लेवल पे देखा। उसके पहले हमने माइग्रेशन में देखा कि किस किस प्रकार के 61, 71, 81 के सेंसस में उसमें अलग अलग इंफॉर्मेशन को ऐड किया गया, प्लेस ऑफ बर्थ को देखा गया, प्लेस ऑफ रेजिडेंस को देखा गया, लाइफ टाइम माइग्रेशन को हमने देखा, माइग्रेशन बाय लास्ट रेजिडेंस को हमने पढ़ा। अब इंटरनेशनल माइग्रेशन का मतलब क्या है कि इंडिया साउथ एशिया में लोकेटेड है और इंडिया के आसपास 7 लैंड बाउंड्रीज वाले नेबर्स दिखते हैं, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, है ना, और भी कंट्रीज का यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसमें श्रीलंका और मालदीव के साथ हमारे वाटर बाउंड्रीज हैं और बाकी 7 कंट्रीज के साथ हमारे लैंड बाउंड्रीज हैं। लेकिन उसी में जो सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री इंडिया बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, फिर चाइना है, फिर पाकिस्तान है। चाइना के साथ उतना ज़्यादा ही, लेकिन चाइना में 50 से 60 की डिकेड में वहाँ पे जो तिब्बती शरणार्थी थे, दलाई लामा वगैरह का नाम सुना होगा, वो भी एज अ रिफ्यूजी वो इंडिया में आ रहे हैं और उसके कारण भी इंडिया के पॉपुलेशन में इजाफा देखा जा रहा है। आप 51 से 81 की चीज़ों को देखिए, वहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि वो पॉपुलेशन एक्सप्लोसिव का फेज था यहाँ पे। लेकिन अगर अपने नेबर्स की बात करें तो बांग्लादेश, देन पाकिस्तान, उसके बाद आप देख सकते हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका, है ना। इन सभी कंट्रीज से आने वाले, है ना, इंडिया में इन माइग्रेंट्स की संख्या ज़्यादा है। अगले पेज में देखें तो अगले पेज में यहाँ पे, है ना, इंडिया में एज पर 2001 सेंसस, यहाँ पे हमने इन माइग्रेंट्स का एक डेटा दिया है। इसमें सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, सेकंड नंबर पे पाकिस्तान, थर्ड
नेपाल, 4 श्रीलंका एंड द 5th वन इज म्यांमार। देख सकते हैं आप यहाँ पे, तो 100% टोटल माइग्रेंट्स में आप देख सकते हैं 95.5% है वो नेबरिंग कंट्रीज से हैं, और उसमें भी एक बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है अराउंड 60% वो बांग्लादेश से है। चलिए अब एक बार प्रीवियस टॉपिक पे एक बार देख लें। यहाँ पे क्या बताया गया है, देखिए यहाँ पे ये बताया गया है सेंसस 2001 के अनुसार हैज रिकॉर्डेड दैट मोर देन 5 मिलियन पर्सन हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम अदर कंट्रीज, आउट ऑफ दीज 96% केम फ्रॉम द नेबरिंग, नॉट बांग्लादेश सॉरी, 96% नेबरिंग कंट्रीज से आए हैं, बने हमारे इंडिया के जो नेबर में, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, रिफ्यूजीज फ्रॉम तिब्बत, श्रीलंका, तिब्बत में नाम सुना होगा जो दलाई लामा के साथ जो आए थे, है ना, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान एंड म्यांमार। एज फार एज इमिग्रेशन फ्रॉम इंडिया इज कंसर्न, इट इज एस्टिमेटेड दैट देयर आर अराउंड 20 मिलियंस पीपल ऑफ इंडियन डायस्पोरा स्प्रेड अक्रॉस 110 कंट्रीज। तो माइग्रेशन की इस डिस्कशन में हमने माइग्रेशन के बेसिक कंसेप्ट को रखा है, हालांकि हमने उसको पहले कर रखा था, बस छोटा सा यहाँ पे हमने उसे रिपीट किया। फिर हमने माइग्रेशन से जुड़े हुए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इंडियन डायस्पोरा को समझा, फिर माइग्रेशन में किस किस प्रकार के इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को वेरियस सेंसस में ऐड किया गया, और माइग्रेशन के कौन कौन से पैटर्न्स या स्ट्रीम्स हैं हमने उसको इंटरस्टेट लेवल पे, इंट्रास्टेट लेवल पे अलॉन्ग विद इंटरनेशनल माइग्रेशन को के साथ यहाँ पे देखा। आई होप माइग्रेशन के इस डिस्कशन से आपकी माइग्रेशन के बारे में एक समझ बन पाई होगी। अगले वीडियो में हम माइग्रेशन के कॉज और माइग्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस को फ्रॉम क्लास 12 पार्ट बी चैप्टर नंबर 2 माइग्रेशन से डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।